न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम ड्रैगन इन टैगर हॉल का ही सीन देखते हैं, जहां पर लेडी जुआन अभी भी एंसेस्टर ज़ू को नाइन्थ रिलम के ओरिजिन की स्टोरी के बारे में बता रही थी। और फिर वो कहती है कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक एल्डी यूले के नाम से मशहूर एक कल्टीवेटर रहा करता था, जिसने हजारों सालों तक प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दाव इमॉर्टैलिटी के फर्स्ट लेवल को ही क्रॉस कर पाया था। इसके बाद हम लेडी जुआन को देखते हैं, जिसका गला खुश्क हो चुका था और वो काफी ज्यादा पानी पीती है और कहती है क्योंकि यूली खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसीलिए उसने अपने पूरे क्लैन को ही प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था और इसीलिए ही हमारी दाओचैंग सिटी इतना ज्यादा पीछे रह गई है। और अब तो मैंने अपने दाओचैंग सिटी के सबसे ज्यादा घटिया आदमी के बारे में भी आपको बता दिया है और अब मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो इस यूली के बारे में भी आपको कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आप जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। ये कहकर लेडी जुआन तो चुप हो चुकी थी, लेकिन एंसेस्टर ज़ू से कोई भी आंसर नहीं करते हैं और लेडी जुआन को यही लगता है कि शायद एंसेस्टर ज़ू सो चुके हैं। अब लेडी जुआन कहती है कि एंसेस्टर ज़ू, मैं इतने टाइम से आपको कहानी सुना रही हूँ और मैं भी थक चुकी हूँ, तो मुझे लगता है आप भी थक ही गए होंगे, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, आप रेस्ट करें, मैं बाद में आ जाऊंगी। और ये कहकर लेडी जुआन तो जल्दी से वहाँ से जाने ही वाली थी, जब एंसेस्टर ज़ू कहते हैं कि रुक जाओ, यहाँ से मत जाना और अपनी कहानी को कंटिन्यू करो। ये बात सुनकर तो लेडी जुआन को गुस्सा ही आ गया था और वो कहती है कि आखिर अब मैं आपको और क्या बताऊं, पिछले 10,000 सालों में यहाँ पर जो कुछ हुआ हर बात तो आपको बता चुकी हूँ, यहाँ तक कि उस घटिया आदमी का नाम भी बता चुकी हूँ और उसने क्या क्या किया ये भी बता चुकी हूँ, जबकि मैं बताना भी नहीं चाहती थी। इसके अलावा तो मेरे पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं। अब आप क्या मुझसे यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था? अब ये मत कहिएगा कि आप ऐसा भी जानना चाहते हैं। उसकी बात सुनते हुए एंसेस्टर ज़ू अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो। और ये सुनकर तो लेडी जुआन शॉक ही रह गई थी और कहती है कि मैं आपको यूनिवर्स के बारे में कैसे बता सकती हूँ और उसके ओरिजिन के बारे में कैसे बता सकती हूँ, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप कैसी बातें किए जा रहे हैं। और 10 लाख साल पहले तो जो बड़ी तबाही आई थी उसने यूनिवर्स की आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को ही खत्म कर दिया था और उसने तो हमारी नाइन्थ रिलम को भी बहुत ज्यादा डैमेज किया था। अब जब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि 10 लाख साल पहले जो वो तबाही आई थी उसकी वजह से ही आज हम इतने ज्यादा वीक हैं, क्योंकि उस तबाही में ही हमारे सारे एंशिएंट टेक्निक्स और सारे रिकॉर्ड्स ही खो गए थे और हमें कुछ भी नहीं मिला और इसीलिए ही हमारे नाइन्थ रिलम ने एक नई शुरुआत की और हमारे पास अब इतने ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हैं और बहुत ज्यादा वीक लोग हैं। अब एंसेस्टर ज़ू उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखें खोल लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 10 लाख साल पहले जो तबाही आई थी तुम उसके बारे में मुझे बताओ। तभी लेडी जुआन बताने लगती है कि 10 लाख साल पहले जो तबाही आई थी उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि उसके पीछे एक सेक्ट था, उस सेक्ट की वजह से ही वो तबाही आई थी जिसने पूरे यूनिवर्स को ही हिला कर रख दिया था। और कहा जाता है कि उस सेक्ट का नाम त्यालेन सेक्ट था और ये नाम सुनते ही एंसेस्टर ज़ू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से लेडी जुआन से कहते हैं क्या बोल रही हो तुम, त्यालेन सेक्ट? इस पर लेडी जुआन कहती है आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ गए हैं, जरूरी तो नहीं कि वो आपका त्यालेन सेक्ट ही हो, एक नाम के और भी तो कई सेक्ट हो सकते हैं और वैसे भी ये सिर्फ कहा जाता है और इसके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं दे सकती हूँ और ना ही यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि वो त्यालेन सेक्ट ही था। वो सेक्ट आपका सेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो एक एंशिएंट सेक्ट था जो कि उस तबाही के बाद खत्म हो गया था और ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। अब बात ये थी कि लेडी जुआन ने त्यालेन सेक्ट का नाम तो ले लिया था, लेकिन एंसेस्टर ज़ू को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो अपनी बात बदलने पर मजबूर हो गई थी। जिसके बाद लेडी जुआन ये भी कहती है कि मुझे तो लगता है कि किसी और सेक्ट का ही ये काम था और उसका ही इस तबाही के पीछे हाथ था, लेकिन उन्होंने इल्जाम त्यालेन सेक्ट पर लगा दिया या फिर कहानियां त्यालेन सेक्ट की मशहूर हुई। लेकिन हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो गुस्से से अभी भी लेडी जुआन को देख रहे थे। तभी लेडी जुआन परेशान होते हुए कहती है कि उस सेक्ट और उस तबाही के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाखों साल पहले ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एंसेस्टर ज़ू लेडी जुआन को इतना ज्यादा गुस्से से देख रहे थे कि लेडी जुआन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें त्यालेन सेक्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ फेंग उसके आउटर एरिया में पहुंच चुकी थी और त्यालेन सेक्ट के उस एंट्रेंस गेट को देखकर चाओ फेंग गुस्से से कहती है कि ये तो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि लाखों साल पहले दिखाई दिया करता था। ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं इसको बिल्कुल तबाह कर दूंगी और यहाँ पर कोई भी त्यालेन सेक्ट का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जिसके बाद चाओ फेंग गुस्से से अपने ओरा को रिलीज करती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वो इतनी एनर्जी से आगे की तरफ बढ़ रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि अभी भूकंप आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस गेट के पास पहुंचती है तो एक कल्टीवेटर उसके कदमों में आकर गिरता है। ये देखकर तो चाओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है।
इतने में हम त्यानलैंड सेक के एंट्रेंस गेट को देखते हैं जो कि खुलता है और उसमें से एक एल्केमी मास्टर बाहर आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने त्यानलैंड सेक्ट में शामिल नहीं कर सकता, तुम मेरे त्यानलैंड सेक्ट में शामिल होने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और अपना फायदा करना चाहता है और तुम्हारी वजह से दूसरों का नुकसान हो जाए। जिसके बाद उस कल्टीवेटर पर अटैक करने के लिए वो एल्केमी मास्टर एक एक्सप्लोसिव पेल को भी बाहर निकाल लेता है। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि चाओ फेंग के कदमों में आकर बैठ गया था और कहता है प्लीज मेरी हेल्प करें वरना ये पागल मास्टर मेरी जान ले लेगा। लेकिन आगे कल्टीवेटर कुछ भी कह पाता है इससे पहले ही चाओ फेंग एक किक मारते हुए उसे आसमान में फेंकती है और एल्केमी मास्टर उसी पेल से उसके ऊपर अटैक करते हुए वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है और ब्लास्ट के साथ ही उस कल्टीवेटर का खेल वहीं पर खत्म हो चुका था। अब हम एल्केमी मास्टर को देखते हैं जो कि सामने खड़ी चाओ फेंग की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसको अपने त्यानलैंड सेक्ट में शामिल कर लूं तो मेरा सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब वो एल्केमी मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हुए चाओ फेंग से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ग्रीट करना भूल गया, असल में मैं तुम्हारी पावर्स को देखकर शॉक रह गया था। क्या तुम मेरे त्यानलैंड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आई हो? क्या तुम एल्केमी को प्रैक्टिस करना चाहती हो? लेकिन तभी हम चाओ फेंग को देखते हैं जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे एल्केमी में जरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो एल्केमी मास्टर तो थोड़ी देर के लिए हैरान ही रह गया था, जिसके बाद वो उसे मनाते हुए कहता है कि देखो एल्केमी एक फन है, यहाँ पर हम नई नई मेडिसिन को क्रिएट करते हैं और स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर्स को बढ़ाने के लिए भी हम एल्केमी का यूज करते हैं। अगर तुम एल्केमी को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और सारे मास्टर ही एल्केमी मास्टर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं और हर रिलम में एक एल्केमी मास्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब वो एल्केमी मास्टर तो अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफें किए जा रहा था और अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, लेकिन चाओ फेंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने एक अटैक को रेडी कर लेती है ताकि उस एल्केमी मास्टर का सबसे पहले काम तमाम कर सके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एल्केमी मास्टर के 2 डिसाइपल्स की एंट्री होती है। तभी जूनिंग कहती है कि सिस्टर आपको क्या एल्केमी में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है? आप एल्केमी का यूज कर कर क्या मासूम लोगों की जान नहीं बचाना चाहती हैं? एल्केमी एक फन है, उसके साथ आप हमारे साथ खेल भी सकती हैं। तभी हम चाओ फेंग को देखते हैं जो कि जूनिंग को वहां पर देखते हुए फौरन से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि उसे जूनिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी और वो एक मासूम सी बच्ची थी। चाओ फेंग को बेशक त्यानलैंड सेक्ट से नफरत थी और वो त्यानलैंड सेक्ट को बर्बाद भी करना चाहती थी, लेकिन वो किसी मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकती थी। उसने तो एंसेस्टर जू को भी चौकन्ना करने के लिए डार्क सोल लैंड को तबाह किया था, क्योंकि वो जानती थी कि डार्क सोल लैंड कितना बुरा सेक्ट है। जिसके बाद हम जू तियान को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए चाओ फेंग से कहता है कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम अपनी एल्केमी स्किल्स का यूज करते हुए खेल कैसे सकते हैं। जिसके बाद जू तियान आगे बढ़ते हुए चाओ फेंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पावर से ही अटैक कर देता है, जिस पर चाओ फेंग तो हैरान ही रह गई थी। लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर कुछ लिटिल बीस्ट घूम रहे थे, जिसमें रैबिट, डक और ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो कि वहाँ पर खेल रही थी। और ये देखते हुए जू तियान और सोनिंग भी चाओ फेंग के करीब आ चुके थे और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि देखा आपने, हम कैसे अपनी स्किल्स का यूज करते हुए खेल सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चले, हम आपको एलेक्सियर्स भी रिफाइन करके दिखाते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे चाओ फेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने सेट के अंदर ले आते हैं और चाओ फेंग सोचने लगती है कि मैं बच्चों के सामने किसी को भी नहीं मार सकती हूँ, एक दफा इन बच्चों को कहीं साइड पर भेज दूं, उसके बाद मैं त्यानलैंड सेक्ट को खत्म करूंगी। अब हम लियोजियान को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ चाओ फेंग को ही देख रहा था और चाओ फेंग की नजर वहाँ पर निंगक्यू के ऊपर जाती है जो कि वहाँ पर यिनही सेक्ट के लोगों के साथ बहस कर रही थी और उनसे कहती है कि त्यानलैंड सेक्ट के सामने झुक जाओ और अगर तुमने जरा भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे सेक्ट का नाम ही मैं यहाँ से मिटा दूंगी और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी हम यिनही सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो कि उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हमने उन ट्रिगर्स को इतनी मुश्किल से जमा किया है, तुम सारे ट्रिगर्स को कैसे ले सकती हो, और अगर सारे ट्रिगर हम तुम्हें दे देंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, बाकी सारे सेक्ट तो हमारे ऊपर इतनी आसानी से अटैक करके हमारा नामो निशान ही मिटा देंगे। अब वो कल्टीवेटर तो सोनिंग के आगे झुक भी चुका था और कहता है कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम इतनी बेरहम क्यों बन गई हो। और चाओ फेंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसे लगता है कि शायद त्यानलैंड सेक्ट दूसरे कमजोर सेक्ट के ऊपर अत्याचार कर रहा है और उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हुए उनसे सब कुछ छीन रहा है। और तभी चाओ फेंग गुस्से से कहती है कि त्यानलैंड सेक्ट ऐसा कैसे कर सकता है। अब चाओ फेंग कहती है कि त्यानलैंड सेक्ट के ऊपर अटैक करने की मुझे एक और वजह मिल गई है और अब मुझे रिग्रेट भी नहीं होगा। और ये कहकर वो निंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन तभी वो निंगयू की बात सुनती है जो कि उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक बूढ़े आदमी को देते हुए कहती है कि आप इनको अपने पास रख सकते हैं और इन स्टोन की हेल्प से आप अपने लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं।
और आप कुछ टाइम वेट कर लें, हम यिनही सेक्ट के लीडर से भी माफी मंगवाएंगे। तब तक आप हमारे सेक्ट में रहकर यहीं पर रेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और अगर किसी ने आकर आपको परेशान करने की कोशिश की तो आप आकर हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और ये बात सुनकर तो चाओ फेंग वहीं पर रुक चुकी थी और सोचने लगती है कि इसका मतलब है मैं गलत सोच रही थी। तियानलिन सेक्ट तो इन लोगों की हेल्प कर रहा था और यिनही सेक्ट वो बहुत ही बुरा सेक्ट था जो कि कमजोर लोगों से उनके ट्रेयर छीनकर उनको लूटा करता था और कमजोर सेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म भी किया करता था। अब ये देखकर चाओ फेंग तो वहीं पर रुक गई थी। जब भी जिन्हीं सेक्ट के लोगों को यही लगता है कि वो भी उनको वहां पर मारने के लिए ही आई है। अब वो चाओ फेंग से माफी मांगते हुए और उसे ग्रीट करते हुए फौरन से वहां से भाग गए थे, जिसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि चाओ फेंग को ग्रीट करते हुए वहां से चला गया था। और वहां से सबके जाने के बाद वहां पर सिर्फ निंगयू ही रह गई थी, जो बहुत ही गौर से चाओ फेंग को देखते हुए सोचने लगी थी कि आखिर ये है कौन। इतने में वहां पर ज़ोतियान भी आ जाता है, जो आकर वहां पर निंगयू को बताता है कि चाओ फेंग ने अभी अभी ही तियानलिन सेक्ट को ज्वाइन किया है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कल्टीवेटर को पीटा भी है। और ये देखकर तो लियो भी हंसते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल मेरी ही तरह हो। जब मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया था तो मैंने भी हर चीज को शुरू से ही मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था। अब लियो जियान वहाँ पर चाओ फेंग की तारीफ करने लगा था। तभी ज़ू निंग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने पिछली बार मुझसे चीटिंग की थी, तुमने मुझसे एक हाई लेवल के पिल को बनवाया था जिसके पैसे अब तक तुमने मुझे नहीं दिए हैं। चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस कर दो और मेरे साथ कोई भी चालाकी मत करो। तुम जानते हो मेरा गुस्सा कितना ज्यादा बुरा है, जल्दी से मेरे पैसे मुझे वापस करो। तभी हम लियो जियान को देखते हैं जो कि नाम में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी में तुम्हारा उधार नहीं चुका पाऊंगा। और उसके बाद वो ज़ू निंग को एक गोल्ड कॉइन देता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एल्केमी फर्नेस को वहां पर वो एक्टिवेट कर देता है। और ये सब इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि चाओ फेंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और चाओ फेंग जैसे ही उस पावर को देखती है तो कहती है, इस लड़के के पास भी थंडर पावर है। इतने में हम लियो जियान को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ चुका था और फिर ज़ू निंग से कहता है कि अब तो हिसाब बराबर हो गया या फिर अब भी कुछ बचा है, जिस पर ज़ू निंग कहती है कि हाँ अब हिसाब बराबर हो गया। अब लियो जियान वहाँ से चाओ फेंग के सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है। तभी हम चाओ फेंग को देखते हैं जो कि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ये सब पूछना और ये सब जानना डिजर्व नहीं करते हो। और उसकी बात सुनकर तो लियो जियान वहाँ से चुपचाप ही बाहर आ चुका था और उससे कोई भी बात नहीं करता है। अब लियो जियान काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। तभी डाओमी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो चुके हो, आखिर क्या बात है। अब लियो जियान डाओमी को बताने लगता है कि मैंने उस लड़की की पावर को अभी अभी महसूस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसकी पावर को जानता हूँ और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो लड़की हमारे लिए खतरा है। मुझे कुछ भी करके उसकी पावर के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। ये सुनकर तो डोंगमी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि इस सेक्ट को एंसेस्टर्स जो हमारे हवाले करके गए हैं और हमें इसको संभालना होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लगाना होगा। और ये दोनों बच्चे ये तो हैं ही पागल, इसको अपनी बड़ी बहन मान रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारे लिए खतरा है तो हमें कुछ करना होगा। हम एंसेस्टर ज़ू को ऐसे निराश नहीं कर सकते हैं। अब डाओमी अपनी तारीफें करने लगा था। तभी लियो जियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये नहीं सुधरेगा, हमेशा अपनी ही तारीफें करवा लो इससे। कुछ देर के बाद हम उन दोनों बच्चों को ही देखते हैं जो कि एल्केमी फर्नेस के अंदर कुछ चीजें डाल रहे थे और उसके बाद उनके आसपास घूमते हुए एंशिएंट एल्केमी टेक्निक का यूज कर रहे थे। अब उनके इस मैजिक को देखकर तो चाओ फेंग हैरान ही रह गई थी और कहती है कि ये तो एंशिएंट एल्केमी मेथड है। और ये बात सुनकर तो वो दोनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं, अरे सिस्टर आपको तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी तक आपने हमारे मास्टर की एल्केमी स्किल्स को नहीं देखा है। वो सिर्फ एक चुटकी बजा कर ही एक पिल को रिफाइन कर देते हैं, लेकिन अभी हम आपको उनसे मिलवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो किसी जरूरी काम से हमारे सेक्ट से बाहर गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे तो हम आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे, पर आपको वेट करना होगा। अब उन दोनों की बातें सुनते हुए चाओ फेंग कहती है कि तुम्हारे मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो है कौन, उनका नाम क्या है। और ये कहते हुए चाओ फेंग उस एल्केमी फर्नेस के अंदर एक स्पिरिचुअल रूट को भी डाल देती है। और ये देखकर ज़ू निंग कहती है, ये आपने क्या कर दिया सिस्टर, ये तो एक एक्सप्लोजिंग स्पिरिचुअल रूट थी। वो भी ये बोलती है कि हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन इतने में हम चाओ फेंग को भी देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके फायर को कंट्रोल कर लेती है। अब वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे, लेकिन हम चाओ फेंग को देखते हैं जिसके दिमाग में खुराफात आती है और वो कहती है, तियानलिन सेक्ट को जलाने का ये अच्छा मौका है। मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इस आग को और ज्यादा बढ़ा दूंगी। और अपनी पावर का यूज करते हुए उस आग को वो बढ़ाने लगती है। लेकिन हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें लगता है कि शायद चाओ फेंग की जान खतरे में है। तभी वो उसे आवाज देते हुए कहते हैं कि सिस्टर क्या आप ठीक है।
वो दोनों बच्चे भी ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर लिंगजुई की एंट्री होती है, जो आते ही एक खाने वाले चमचे का यूज करते हुए ही उस एल्केमी फर्नेस को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है और सारी आग को भी बुझाकर वो चाओफेंग के पास आते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अब लिंगजुई जैसे ही वहाँ पर चाओफेंग को देखती है तो कहती है, तुम एक नई डिसाइपल हो, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें खाने पर लेकर चलती हूँ, आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी चाओफेंग कहती है कि तुम कौन हो, जिस पर लिंगजुई कहती है कि मैं तियानलिन सेक्ट के लीडर हूँ। ये बात सुनकर तो चाओफेंग हैरान ही रह गई थी और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लीडर अपने हाथों से खाना बना रही है, वो भी सबके लिए। लेकिन तभी उसे लिंगजू की भी याद आने लगी थी, जो ऐसे ही खाना बनाकर उसे खाने के लिए बुलाया करता था। अब लिंगजू को याद करते हुए चाओफेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जिसके बाद वो लिंगजुई के साथ जाने के लिए रेडी भी हो गई थी। तभी हम लिंगजुई को भी देखते हैं, जो कि उन सबको लेते हुए हॉल के अंदर आ गई थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो सब मिलकर खाना खा रहे थे, लेकिन चाओफेंग अभी भी यही सोच रही थी कि वो तियानलिन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करे, क्योंकि हर बार वो ट्राई करती थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही थी। कभी अपने अटैक को से खुद डिस्ट्रॉय करना पड़ता था और कभी कोई और डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना इन सबको खाना खाते हुए ही मैं यहीं पर खत्म कर दूं, क्योंकि तियानलिन सेक्ट तो इनकी वजह से ही है और अगर ये खत्म हो गए तो फिर तियानलिन सेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तभी हम वहाँ पर उन सबको भी देखते हैं, जो कि खाना खाने के बजाय बातों में ही लगे हुए थे और लिंगजुई ने डांटते हुए कहती है कि चुपचाप खाना खाओ, बातें मत करो। अब वो सभी लोग लिंगजुई की बात सुनकर चुप हो गए थे और फिर वो खाना खाने का नाटक करने लगते हैं और ये देखकर तो चाओफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर ये खाना खा क्यों नहीं रहे हैं। तभी लिंगजुई चाओफेंग के सामने एक डिश करते हुए कहती है कि ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, प्लीज इसको खाओ। और चाओफेंग जैसे ही उस डिश को खाती है तो उसे पता चल गया था कि वो लोग खाना क्यों नहीं खा रहे थे। और पहली बाइट के साथ ही चाओफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा ओरा भी रिलीज करने वाली थी। लेकिन बाकी सब हैरान होकर चाओफेंग को ही देख रहे थे, क्योंकि लिंगजुई का बनाया हुआ खाना जो वो खा रही थी। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी।